हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई एक सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी का एक्सप्लेनेशन और इस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने। IMDb पर इसको मिले हैं 8.3 आउट ऑफ 10 और मेन लीड में है मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, चिन्मय मांडलेकर, प्रकाश बेलवाड़ी और पुनीत इत्सर। तो चलिए सीधे चलती हूँ कहानी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमको 19 जनवरी 1990 के कश्मीर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। शिव नाम का बच्चा बैटिंग कर रहा होता है। वहीं पर कुछ लोग क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पर सुन रहे होते हैं। उस कमेंट्री में सचिन तेंदुलकर की अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ होने लगती है, तो वो बच्चा भी जोर जोर से सचिन सचिन पुकारने लगता है। फिर क्या था, वो लोग आकर उसको बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। इतने में शिव का दोस्त अब्दुल आता है और उन लोगों पर बर्फ फेंक कर उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। 1990 कश्मीर का वो काला समय होता है जहाँ पर कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर में रहने का अधिकार उनसे छीन लिया जा रहा था। उनको या तो धर्म परिवर्तन करने को बोला जाता और अपनी बेटियों बहुओं को छोड़कर जाने को कहा जाता, और अगर वो लोग इस बात को नहीं मानते तो वो लोग बड़ी बेरहमी से उनको मौत के घाट उतार देते। और इन सब का हेड होता है फारूक अहमद, जो कि एक टेररिस्ट था और अपने आप को फ्रीडम फाइटर बताता था, और इसका निक नेम था बिटर कराटे। बिटर कराटे जबरन बहुत सारे हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मुसलमान बना रहा होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स की मेजोरिटी को बढ़ा सके। अब यहाँ पर एंट्री होती है पुष्कर जी की, जिसका रोल अनुपम खेर जी ने निभाया है। पुष्कर जी का एक बेटा होता है, एक बहू होती है और 2 पोते होते हैं। शिव नाम का बच्चा पुष्कर जी का ही बड़ा पोता होता है। पुष्कर जी हर शिवरात्रि वाले दिन शिव जी का रोल प्ले किया करते थे और पेशे से वो एक टीचर भी थे। उन्हें कश्मीर से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। पुष्कर जी को कॉल आता है कि उनका पोता अभी तक घर वापस नहीं आया है, तो वो अपने स्कूटर से अपने पोते को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको शिव और अब्दुल छुपे हुए मिलते हैं। वो उनको फौरन अपनी स्कूटर में बैठाकर घर की ओर निकल जाते हैं। उधर बिटर कराटे पुष्कर के घर पहुंच जाता है। बिटर कराटे को ये पता चला था कि पुष्कर जी का बेटा हिंदुस्तानी जासूस है और वो उसे मारने आए थे। वो फौरन ऊपर जाता है और शारदा के सामने उसके पति, जो कि ड्रम में छुपा हुआ था, उसको गोलियों से भून देता है। इतने में पुष्कर जी भी वहाँ आ जाते हैं और बिटर कराटे से कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट थे, उसका मान रख लो और मेरी बहू और पोते को छोड़ दो। इस बात पर बिटर कराटे हंसने लगता है और अब जो वो करने वाला था वो बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाला था। वो पुष्कर जी के बेटे का खून जो चावल के ड्रम से बाहर आ रहा था, उसको चावल में सान कर पुष्कर की बहू शारदा को खाने को बोलता है और कहता है कि अगर तुमने इसको नहीं खाया तो मैं इन सबको मार दूंगा। बेचारी मरती क्या न करती, सबकी जान बचाने के लिए अपने पति के खून को चावल में सने हुए उस चावल को खा लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम ब्रह्मदत्त जी को देखते हैं और ब्रह्मदत्त जी का रोल मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया है। ये कश्मीर में रह रहे होते हैं और आज दिल्ली से बहुत सालों बाद पुष्कर जी का छोटा पोता कृष्णा आने वाला था। पुष्कर की अब मृत्यु हो गई थी और उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी अस्थियां उसके कश्मीर वाले पुश्तैनी घर में छिड़क दी जाएं। तो कृष्णा इसी के लिए अपने दादा की अस्थियों को लेकर आया होता है। यहाँ पर ब्रह्मदत्त जी के अलावा पुष्कर जी के 3 दोस्त और आए हुए थे, जिनमें से एक डॉक्टर था, एक रिटायर्ड DGP और एक जर्नलिस्ट। ये सब पुष्कर की मौत की खबर सुनकर दुखी हुए थे और उनके पोते से मिलने आए थे। कृष्णा को कुछ भी पता नहीं होता कि उसके पेरेंट्स और बड़े भाई शिव के साथ क्या हुआ था। उसको हमेशा यही लगता था कि वो लोग एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अब कहानी कृष्णा की तरफ आती है। कृष्णा JNU का स्टूडेंट होता है। यहाँ पर वो राधिका नाम की प्रोफेसर से मिलता है। राधिका एक पोर्टिको में स्टूडेंट्स को भड़काऊ भाषण दे रही होती है और वो बोलती है कि कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। ये वो वक्त होता है जहाँ पर आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका था। आर्टिकल 370 के खिलाफ राधिका प्रोटेस्ट कर रही होती है और स्टूडेंट्स को अपनी ओर करके भड़काऊ भाषण सुना रही होती है। वो बार बार कहती है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, कश्मीर को फ्रीडम चाहिए, और वो यही टुकड़ा टुकड़ा गैंग का नारा लगवा रही होती है। वो कृष्णा से कहती है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था कश्मीर में और न ही कोई कश्मीरी पंडित मारा गया था। कृष्णा यहाँ पर राधिका की बातों में आ जाता है। वह यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा होता है। इस बात पर राधिका उसका ब्रेन वॉश करने लगती है और कहती है कि तुमको अगर पॉलिटिक्स में आना है तो सबको अपनी तरफ करना होगा और सबको ये जताना होगा कि स्टेट की गवर्नमेंट कश्मीर की दुश्मन है, कश्मीर को स्टेट गवर्नमेंट से खतरा है। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रह्मदत्त एक IAS ऑफिसर होते हैं और पुष्कर ब्रह्मदत्त से मिलने आए होते हैं। उनको मदद चाहिए होती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कराटे ने
पुष्कर के बेटे को इंडियन गवर्नमेंट का खबरी समझ लिया था और वो उसकी हिट लिस्ट में आ गया था। वो अपने बेटे के लिए प्रोटेक्शन मांगने आए होते हैं। ब्रह्मदत्त भी उसे आश्वासन देता है कि तुम घर जाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त कश्मीर के हालात इतने खराब थे कि पुष्कर और ब्रह्मदत्त जब बाजार में सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाला उनको इंडियन करेंसी के बजाय छुट्टे पैसे में पाकिस्तान की करेंसी देता है और अकड़ के बोलता है कि कश्मीर पाकिस्तान का है और यहाँ पर करेंसी चलेगी तो पाकिस्तान की। इस बात से गुस्सा होकर ब्रह्मदत्त उसको अरेस्ट करवा देते हैं। रास्ते में ब्रह्मदत्त ये भी देखते हैं कि बहुत सी मुस्लिम औरतें कश्मीरी पंडित औरतों का खाना सड़क पे फेंक रही होती हैं। ब्रह्मदत्त यहाँ पर सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो पीएम से बात करते हैं तो उस वक्त पीएम ब्रह्मदत्त को ये बोलते हैं कि कश्मीर के सीएम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर मैंने कश्मीरी पंडितों का साथ दिया तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हमको कुछ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिनको बिट्टर कराटे बाइक पर आकर गोलियों से भून देता है। उस वक्त हालात इतने खराब थे कि कश्मीर की पुलिस भी इन टेररिस्ट के साथ मिलकर हिंदुओं को मार रही होती है और उनके सपोर्ट में होती है। ब्रह्मदत्त सीएम से बात करने आते हैं मगर सीएम उनको हिंदुस्तान का मुखबिर बोलकर सस्पेंड कर देता है। उसके बाद ब्रह्मदत्त देखते हैं कि सीएम भी बिट्टर कराटे से मिले हुए हैं। ब्रह्मदत्त समझ चुके थे कि पूरी पॉलिटिक्स सारे लोग बिट्टर कराटे से मिले हुए हैं, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ब्रह्मदत्त और उनके तीनों दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। कृष्णा वहाँ पर आता है। ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उसके पूरे परिवार की तस्वीर दिखाती है। कृष्णा ने पहली बार अपने माता पिता और भाई की तस्वीर देखी थी क्योंकि जिस वक्त वो लोग कश्मीर से भागे थे उनके पास कुछ भी नहीं होता, एक फोटो भी नहीं होती। अब बातों बातों में ब्रह्मदत्त और कृष्णा में बहस होने लगती है। ब्रह्मदत्त जेनोसाइड की बात करते हैं तो कृष्णा बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब डर्टी पॉलिटिक्स थी और उस रात 5 लाख नहीं सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित ही निकाले गए थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के लोग थे। और जो कश्मीर के लोग टेररिस्ट बन गए हैं वो इसलिए बन गए हैं कि हम जैसे लोग इसलिए उनके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर आप किसी के बच्चे को जीप से घसीट कर कहीं ले जाएंगे तो वो बड़े होकर टेररिस्ट ही तो बनेंगे ना। कृष्णा की बातों से साफ पता चल रहा था कि अब वो पूरी तरह राधिका की बातों में आ गया है और राधिका ने किस कदर उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अब ब्रह्मदत्त कृष्णा को फाइनली सच बता देते हैं कि उसके पेरेंट्स के साथ एक्चुअल में क्या क्रूरता हुई थी। कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाती है। सीन वापस से पुष्कर के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर बिट्टर कराटे शारदा को खून से सना हुआ चावल खिलाता है और फिर धमकी देता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब बिट्टर कराटे के जाने के बाद पुष्कर अपने डॉक्टर दोस्त को फोन लगाता है और उसको कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आओ, मेरे बेटे की सांसें शायद अभी चल रही हैं। महेश जी निकलने वाले ही होते हैं तभी हॉस्पिटल में टेररिस्ट आ जाते हैं क्योंकि उनके एक साथी को गोली लग गई थी और वो वहाँ पे एक औरत को जबरन गोली मार देते हैं क्योंकि उनको ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी और सबको धमकाने लगते हैं कि कोई भी किसी कश्मीरी पंडित की मदद नहीं करेगा, नहीं तो मारा जाएगा। इन सब के बीच पुष्कर का बेटा मर जाता है। पुष्कर ब्रह्मदत्त को फोन करके बताते हैं कि बिट्टर कराटे ने उनके बेटे के साथ क्या किया और ये भी कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के साथ जब ऐसा होगा तो याद रखना कि ब्रह्मदत्त भी उनमें से एक होगा जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। डीजीपी हरी तुरंत पुष्कर के घर की तरफ आता है और 2 पुलिस वालों को डांट कर पूछता है कि तुम लोगों को इस फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था तो ये सब कैसे हो गया। तो वो लोग डीजीपी को बोलते हैं कि हम अब आपके नहीं बिट्टर कराटे के आदमी हैं। ये सुनकर डीजीपी के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि आपको क्या पता पुष्कर जी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग गए हैं। पुष्कर के पूरे परिवार को उनका जर्नलिस्ट दोस्त अपनी कार में बैठाकर एक सेफ जगह पे ले जाता है। जिस आदमी ने इन सबको पनाह दी होती है उसको आधी रात को बिट्टर कराटे के लोग अपने साथ ले जाते हैं और गोलियों से भून डालते हैं। उसको शक होता है कि वो कश्मीरी पंडितों की हेल्प कर रहा है। फिर सुबह सुबह तड़के वो सब लोग एक ट्रक में भरकर एक महफूज जगह जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें उसी आदमी और उसके बेटे की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती है जिसको देख कर सब लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। पुष्कर जी और बहुत सारे लोग रेफ्यूजी कैंप में आकर शरण लेते हैं। पुष्कर जी की आईसाइट वीक थी। रेफ्यूजी कैंप के डॉक्टर उनसे चेकअप करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आंखों का इलाज करना होगा, इनमें लेंस लगना होगा। तो पुष्कर जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे आंखों में कोई सस्ता लेंस लगाना क्योंकि मुझे अपने पोते को आगे बढ़ाना है और उसका फ्यूचर सिक्योर करना है। जिस रिफ्यूजी कैंप में वो लोग रह रहे होते हैं वो बहुत ही गंदा और छोटा होता है। खाना भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध नहीं होता और इतना बेकार होता है कि लोग वहाँ पे बस
बस किसी तरह दिन काट रहे होते हैं, इसी आस में कि कभी न कभी उन्हें वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका जरूर मिलेगा। इधर ब्रह्मदत्त IAS ऑफिसर से होम मिनिस्टर का एडवाइजर बन गए होते हैं। वो बहुत मिन्नतें करके होम मिनिस्टर को रेफ्यूजी कैंप वालों से मिलवाने लाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि रोज बहुत सारे लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं, प्रॉपर मेडिकल हेल्प भी नहीं मिल पा रही है। इसी सब के बीच ब्रह्मदत्त पुष्कर को देखते हैं, जो अपने हाथ में एक तख्ती लिए होते हैं जिसपे लिखा होता है आर्टिकल 370 को हटाओ। ब्रह्मदत्त पुष्कर की कंडीशन देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पुष्कर की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी और वो मेंटली काफी हद तक अनस्टेबल हो गए थे। ब्रह्मदत्त फौरन शारदा के पास जाते हैं और उन सबको पास के गांव में एक घर दिलवाते हैं और शारदा को एक नौकरी भी दिला देते हैं, जिससे वो कम से कम ठीक से अपना घर चला सके। पुष्कर जी की मेंटल कंडीशन भी अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी। इस गांव के हालात भी बहुत अच्छे नहीं होते। यहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को धन परिवर्तन और गलत सलत बातें सिखाई जा रही थी। शिव पुष्कर जी से कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पुष्कर शिव को समझाते हैं। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हिंदू अपने धर्म को फॉलो करने से भी डरने लग गए थे। उधर बिटर कराटे का इंटरव्यू टीवी पे आ रहा होता है। बिटर कराटे यहाँ पर कहता है कि उसने सिर्फ 20-30 लोगों को मारा है और वो एक फ्रीडम फाइटर है। वो RSS वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार देगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कृष्णा की आंखें अब शायद खुल चुकी थी कि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था वहाँ पर तो कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ और ही सिखाया जा रहा है, जिसने उसको अंदर तक झंझोर कर रख दिया। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में फिर से आती है, जहाँ पर कृष्णा कश्मीर आ रहा होता है तो वो राधिका से मिलने जाता है। राधिका कृष्णा को बिटर कराटे का नंबर देती है और उससे मिलने को बोलती है और कश्मीर के लोगों के थॉट्स को फोन में रिकॉर्ड करके लाने को भी बोलती है। कृष्णा कश्मीर आता है और अपने दादा पुष्कर की अस्थियों को लेकर उनके दोस्तों के साथ उनके पुराने वाले घर में जाके बिखेर देता है और अब वो पहुंच जाता है बिटर कराटे से मिलने। कृष्णा जिस शिकारे में बैठकर बिटर कराटे के घर जा रहा होता है, उस शिकारे को चलाने वाला शिव का दोस्त अब्दुल होता है। कृष्णा अब्दुल से कुछ बोलने को कहता है, जिससे कि वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर सके। अब्दुल बोलता है कि कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हम लोग नहीं थे और वो उनके दोस्त थे। उनके पड़ोसी भी कश्मीरी पंडित थे, जिनका बेटा शिव उनका बेस्ट फ्रेंड था। जब वो लोग कश्मीर से भाग रहे थे तब मेरे पिताजी ने उनकी बहुत मदद की, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि अब्दुल के पिता ने ही पुष्कर के बेटे को मरवाया था। अब कृष्णा और बिटर कराटे का आमना सामना होता है। बिटर कराटे अब बूढ़ा हो चुका था और कृष्णा से झूठ कहता है कि उसने किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से गए थे। जो मारे गए थे उनको हमने नहीं, आर्मी ऑफिसर्स ने मारा था। अब वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर बताते हुए अपना कंपैरिजन भगत सिंह, राजगुरु जैसे महान लोगों से करने लगता है। कृष्णा थोड़ा थोड़ा बिटर कराटे की बातों में आ जाता है और फिर वही वाला सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ दोस्तों ब्रह्मदत्त और कृष्णा में बहस हो रही होती है, जिसके बाद ब्रह्मदत्त उसको सारी हकीकत बताते हैं कि उसके परिवार के साथ आखिर में क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों का गुनहगार कौन है। साथ में वो कृष्णा को 3 फाइल्स देते हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या क्रूरता हुई उसका एक एक रिकॉर्ड था, फोटो के साथ ब्रह्मदत्त ने कलेक्ट करके रखा हुआ था। इस फाइल को देखने के बाद वो समझ जाता है कि कश्मीर में उस वक्त रियलिटी में क्या हुआ था। यहाँ पर कृष्णा की माँ शारदा और उसके बड़े भाई शिव की फोटो होती है, जिसमें लिखा था कि टेररिस्ट वालों ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर गांव में रह रहे कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कृष्णा वापस दिल्ली आता है और JNU जाता है। यहाँ पर राधिका अपने स्टूडेंट के साथ एक गाना गा रही होती है। वो गाने के थ्रू वहाँ के स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रही होती है। प्रोफेसर राधिका कृष्णा को बुलाती है और वो बहुत खुश होती है कि कृष्णा तो अब पूरी तरह उसके रंग में रंग चुका है और वो कहती है कि तुम हमारे होने वाले प्रेसिडेंट हो, तुम सबको बताओ कि कश्मीर कैसा है। अब कृष्णा माइक ले लेता है और दोस्तों ये स्पीच इतनी अच्छी है कि आपको अंदर से हिलाकर रख देगी, आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जिसके बारे में आपने न कभी सुना होगा न देखा होगा। कृष्णा बोलना शुरू करता है कि ऋषि कश्यप कश्मीर गए थे, उन्होंने वहाँ साधना की और उनको बहुत सारा ज्ञान भी मिला और फिर उसी से उन्होंने स्टेट का नाम कश्मीर रखा। बहुत सारे ज्ञानी और ऋषियों ने कश्मीर में आकर रिसर्च की और बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को सुंदर बनाया और इसको बसाया। और एक दिन वहाँ पर कुछ इस्लामिक आए शरण लेने के लिए और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें बहुत प्यार से अपने यहाँ रहने को भी दिया। इस्लामिक लोगों को वहाँ धीरे धीरे कश्मीर के महत्व का पता चला और कश्मीर को कश्मीरी पंडितों से छीनना शुरू कर दिया। उन्होंने उनको मारा, उन पर
जुल्म किया और जबरन मुसलमान बनाने पर मजबूर किया, उनकी औरतों बच्चों का रेप किया और धीरे धीरे उनकी मेजोरिटी को बढ़ा लिया और कश्मीरी पंडितों को खत्म करने लगे। इसी से 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग गए। हमारे पास पूरी आजादी है कि हम यहाँ से निकलकर अपने घर जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता अपने घर जाने से। आप सोचो कश्मीरी पंडितों का क्या, उन पे क्या बीती होगी जब उन लोगों को अपने ही घर से निकाल दिया गया और वो अपने घर जा भी नहीं सकते थे। अब लास्ट में वो बताता है कि उसकी माँ और भाई के साथ क्या हुआ। अब मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि कैसे बिटर कराटे ने शारदा को लकड़ी काटने वाली मशीन में कटवा दिया था और उसके भाई को खून दिया था गोलियों से। वो टेररिस्ट आर्मी के भेष में आए होते हैं। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाले मूवीज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।